ये कहानी है ढाबे में काम करने वाले उस खूबसूरत नौजवान की, जिसकी जिंदगी जिन्नहज़ादी ने एक ही रात में बदल दी। जिन्नहज़ादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, लेकिन उसने आखिर ऐसा कौन सा काम किया कि उसकी मोहब्बत का अंजाम अजियतनाक हुआ। वह जिन्नहज़ादी जो पहले उस पर जान लुटाती थी, वह उसकी जान की दुश्मन बन गई। आज हम आपको सुनाएंगे मोहब्बत से शुरू होकर नफरत पर खत्म होने वाली यह अनोखी दास्तान। मेरा नाम शहजान है। मैंने एक धार्मिक घराने में आंख खोली थी। अब्बा जान मस्जिद के इमाम थे और अम्मा भी नेक खातून थीं, जो मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थीं। मेरे दादा जान का चाय का ढाबा था। इस ढाबे को मेरे चाचा जान चला रहे थे। मैं भी अपने चाचा के साथ उसी ढाबे पर ही काम करता था। मेरे चाचा की कोई औलाद नहीं थी, जबकि हम लोग 8 बहन भाई थे। मैं ज्यादातर अपने चाचा के घर पर ही रहता था। वह मुझे अपना मुंह बोला बेटा कहते थे। अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनके पास मेरे अलावा भी और बेटे थे। मैं अपना ज्यादातर वक्त अपने चाचा के घर पर ही गुजारता था। चाची की खिदमत करता, और जब कभी माँ बाप की याद आती तो उनसे मिलने के लिए घर आ जाता। बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में मैं बहुत लापरवाह था। वह 5 वक्त के नमाजी और कुरान की तिलावत करते थे, जबकि मैं जुम्मे का जुम्मा मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाता था, वह भी अब्बा के डर से। हमारा चाय का ढाबा कदरे वीरान जगह पर था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बहुत रश रहता था, क्योंकि हमारी बनाई हुई चाय पूरे गांव में मशहूर थी। और चाचा के हाथ का बनाया हुआ खाना जो भी एक बार खाता था, वह उंगलियां चाटता रह जाता था। उस रात वापसी पर मुझे बहुत देर हो गई थी। ढाबे से घर जाने वाला रास्ता सुनसान था। मैंने सोचा कि आज रात इसी ढाबे पर ही गुजार देता हूं। इस रास्ते में 2-3 बार चोरी की वारदात हो चुकी थी। मेरे चाचा जान की तबीयत खराब थी। वह जल्दी ही घर चले गए थे, जबकि मैं ढाबे में बिस्तर डालकर लेट गया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। ढाबे की टूटी हुई लकड़ियों में से ठंडी हवाएं अंदर दाखिल हो रही थी। मेरा वजूद सर्दी से कपकपा रहा था। मैंने वहां पर मौजूद पुराना बक्सा खोला, जहां पर चाचा जान ने गर्म बिस्तर रखे हुए थे। मैंने एक कंबल निकाला और वह ओढ़कर लेट गया। सर्दी काफी कम हो गई थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे पूरे वजूद पर सवार हो गई थी। बाहर से अजीब और गरीब किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हवा बहुत तेज चलने लगी है। मैं उठ गया और खिड़की में जाकर देखने लगा। मेरी नजर एक खूबसूरत हसीना पर पड़ी थी। उसने लाल रंग का लिबास पहन रखा था। दूर से ही उसका चमकता हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे वह किसी शादी से भाग कर आई हो। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था कि रात के इस पहर अगर तुम्हें रास्ते में कभी भी ऐसी कोई औरत नजर आ जाए तो उसकी मदद न करना। मैंने खिड़की बंद कर दी थी और खिड़की के साथ टेक लगाकर खड़ा होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। उसी वक्त ही ढाबे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मेरे दिल के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि आगे मत बढ़ो, कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त ही मुझे एक रोती कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी, खुदा का वास्ता है मेरी मदद करो। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। मौसम अचानक ही खराब हुआ था। आजकल मौसम के तेवर का भी पता नहीं चलता था। एकदम से ही आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो जाते थे और फिर तेज बारिश स्टार्ट हो जाती थी। यहां पर बहुत सर्दी है, मेरी मदद करो, उसने फिर से कहा, मगर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। मुझे डर लग रहा है। जब उसने यह कहा तो मैं न चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही एक खूबसूरत हसीना खड़ी थी, जिसके ऊपर से निगाहें हटाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। आज से पहले मैंने इतना हुस्न कभी नहीं देखा था। मैं वह आदमी था जो लड़कियों को निगाह उठाकर भी नहीं देखता था, मगर आज इस लड़की पर मेरी नजरें जम गई थीं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने दोबारा से कहा, मेरी मदद करो, मुझे पनाह चाहिए सिर्फ आज रात के लिए। मैं सुबह होते ही यहां से चली जाऊंगी। उसके लहजे में दर्द था और वह उस वक्त तकलीफ में नजर आ रही थी। मैंने उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। वह जाकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मैंने बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला था। उसने अपना सर झुकाया हुआ था और वह मेरे सूखे हुए कंबल से अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर था कि कंबल गीला हो जाएगा, लेकिन फिर मैं उस लड़की के बारे में सोचकर ठहर गया। देखते ही देखते बाहर बारिश भी थम गई थी। अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इन हवाओं में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी।
वह खुशबू आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सूंघी थी। मेरे दिलो दिमाग में ताजगी उतर गई थी। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास जाकर खड़ा हुआ। तुम कौन हो और रात के इस पहर यहां पर क्या कर रही हो? उसने अपनी आंखें उठाई थी, मगर उसने अपने लबों से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम फिजा है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। तुम कहां से आई हो? मैं एक ऐसी दुनिया से आई हूं जहां तक तुम्हारी रसाई मुमकिन नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता नफी में सर झटका था। मैंने उसे कहा कि इस तरह से पहेलियां ना बुझाओ। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। वह अपने लबों से कुछ न बोली, बल्कि यूं ही गर्दन झुकाकर खामोश बैठी रही। क्या तुम शादी से भागकर आई हो? उसका लाल जोड़ा देखकर मुझे अभी भी शक हो रहा था। उसने तेजी से नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, ये मेरा पोशाक है। मैं अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगा। वह यूं बातें कर रही थी जैसे वह किसी रियासत की शहजादी हो। ठीक है मल्लिका ए आलिया, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, मैंने हंसते हुए कहा। मैं उसके लिए चाय बनाने लगा था क्योंकि वह सर्दी से कपकपा रही थी। मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, उसकी आवाज गूंजी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ उसकी इस वजह से मदद कर रहा था क्योंकि वह बेयारो मददगार थी। मैंने उसके सामने चाय का कप रखा तो वह मासूमियत से कहने लगी, मुझे भूख भी लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मुझे याद आया कि चाचा जान ने शाम के वक्त समोसे बनाए थे। उसमें से कुछ समोसे बच गए थे और इसके अलावा आलू के पराठे भी पड़े हुए थे। मैंने उसे आलू के पराठों के साथ समोसे दिए तो वह बड़े ही पुरजोश अंदाज में खाने लगी। यह कितना मजेदार खाना है, ये तुमने कैसे बनाया, मुझे भी सिखाओ। तुम तो यूं बातें कर रही हो जैसे कभी तुमने आलू के पराठे खाए ही नहीं हैं। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वह कहने लगी कि हमारी दुनिया में इस तरह के खाने नहीं मिलते हैं। मुझे लग रहा था कि वह मुझे बेवकूफ बना रही है। जो डर था वह भी खत्म हो चुका था क्योंकि वह मेरी तरह दिखने वाली एक नॉर्मल सी इंसान थी। मैं ख्वाह मख्वाह उसे खौफजदा हो रहा था। इसके बाद रात गए तक वह बिस्तर पर लेटी रही। उसने कंबल से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और मैं वहां सर्दी में बैठा हुआ था। मेरे पांव बर्फ बन चुके थे। मुझे लग रहा था कि सर्दी की वजह से मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अचानक ही कमरा गर्म होने लगा। यूं लग रहा था जैसे किसी ने कमरे में आग लगा दी हो। मेरे ठंडे पांव भी गर्म हो गए थे। मैंने चारों तरफ देखा। गहरा अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके अलावा वहां पर कोई रोशनी नहीं थी। फिर यह कमरा कैसे गर्म हुआ? अचानक ही मेरे दिल में खौफ उतर गया था। उसी वक्त ही नींद का झोंका आने लगा और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो वह लड़की कहीं भी मौजूद नहीं थी। मुझे अपने बिस्तर की फिक्र हो रही थी, मगर ये क्या, बिस्तर और कंबल दोनों ही साफ थे और उनमें से पानी की बू भी नहीं आ रही थी। वह दोनों सूखे हुए थे, हालांकि अभी सिर्फ 3 घंटे ही गुजरे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन फिर मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा। सुबह चाचा जान आए तो मैंने उन्हें रात के वाकये के बारे में बताया। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, शाबाश, बस इसी तरह से दूसरों के काम आते रहा करो, इसी में ही तुम्हारे लिए भलाई है। मैं भी खुश हो गया था कि चाचा जान ने मेरी तारीफ की थी। अगली सुबह मैं जल्दी ही घर वापस चला गया था क्योंकि पूरी रात मैं ठीक तरह से नहीं सो पाया था। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती थी और फिर उस वक्त मुझे यूं लगता था जैसे कोई मेरे सर को हौले से थपथपा रहा हो, जैसे कोई मुझे लोरी देने की कोशिश कर रहा हो। फिर से मैं नींद की वादियों में चला जाता। इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैं जैसे ही बिस्तर पर गिरा, मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में मैंने दोबारा से उस लड़की को देखा था। वह लड़की मुझे कह रही थी कि उसने अपने बाबा को मेरे बारे में बताया है और उसके बाबा मेरी नेकी पर बहुत खुश हुए हैं। वह बहुत जल्दी मुझे इनाम देंगे। ख्वाब में फिजा ने बहुत कीमती लिबास पहना हुआ था। उसके कपड़ों में हीरे मोती लगे थे। जब मैं सोकर उठा तो मेरा दिल बोझल हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से मुझे क्या होने लगा है। दूसरी तरफ उस लड़की का मासूम चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मैं क्यों उसकी जात में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूं? मैंने अपने बाल जोर जोर से खींचने शुरू कर दिए थे। वह लड़की अब मेरे हवासों पर छाने लगी थी। वह मेरे दिल को अच्छी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चंद ही दिन में मैं यह सब कुछ भूल जाऊंगा। शाम के वक्त मैं फिर से ढाबे पर गया क्योंकि चाचा जान वापस आ गए थे।
मैं ढाबे पर खड़ा चाय बना रहा था जब मुझे जानी पहचानी नसवानी आवाज सुनाई दी। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो सामने वही लड़की थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने एक नजर पीछे देखा, सब लोग जा चुके थे। मैं फिर से अकेला रह गया था। वह उसी वक्त ही आती थी जब मैं अकेला होता था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हें कोई चीज चाहिए? तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय और आलू का पराठा खाना है, मुझे बना कर दो। मैंने कहा कि अब वक्त नहीं है, मैं घर वापस जा रहा हूं। यह सुनकर उसके चेहरे पर उदासी फैल गई थी। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं हैरान रह गया। मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस देर हो रही है, तुम कल जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें कल बना कर दूंगा। उसने अपनी गर्दन झुका ली थी। उसको उदास देखकर मेरे दिल को बुरा लगा। मैंने गहरी सांस ली और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। मैं उसके लिए जल्दी से चाय और आलू के पराठे बनाने लगा। इसके साथ साथ मैं आसपास भी देख रहा था, कहीं ऐसा ना हो गांव का कोई शख्स वहां पर आ जाए। उसी वक्त ही उस लड़की की आवाज गूंजी, फिक्र मत करो, जब तक मैं ना चाहूं यहां पर कोई भी नहीं आ सकता, और जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे देख भी नहीं सकता। इस लड़की की बातें मुझे हैरान कर रही थी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे पास कोई जादू हो, मैंने उसका मजाक बनाते हुए कहा। तो वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी थी। मैंने उसके साथ बैठकर चाय पी थी और खाना खाया था। इसके बाद तो इस लड़की ने मामूल बना लिया था। वह रोज मेरे ढाबे पर आती थी, मेरे हाथों की बनी हुई चाय पीती थी और आलू के पराठे खाती थी। एक दिन उसने अपने हाथों से मेरे लिए पराठे बनाए थे। उसके हाथ में इतना जायका था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे लग रहा था कि यह जायका मेरी दुनिया का नहीं है, बल्कि यह तो किसी और ही दुनिया का है। मैंने उसकी तारीफ भी की थी। वह जवाब देने के बजाय भीगी हुई आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझे कहने लगी, काश तुम इंसान न होते तो कितना अच्छा होता। अगर तुम मेरे जैसे होते तो हम कितने खुश रहते। मैंने न समझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है। मैं जब भी उससे बात करता तो वह बातें घुमा देती थी। उसने कभी भी मुझसे ठीक तरह से कोई बात नहीं की थी। या तो वह टाल मटोल से काम लेती थी या फिर मौजू ही तब्दील कर देती थी। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा नोट कर रहा था वह यह थी कि जब भी वह मेरे पास बैठती थी मुस्कुराती रहती थी। उसके लब्बों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, लेकिन जब वह मेरे ढाबे से जाने लगती तो उसके चेहरे पर उदासी फैल जाती थी। वह रोज रुखसत होते वक्त मुझे यही कहती थी, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार देती। वह जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कता था। एक दिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो चाची जान मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं। तुम रात गए तक ढाबे में क्यों रहते हो? उन्होंने बाजू लपेटकर मुझे आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया। मैं उनसे बहाना बनाना चाहता था, लेकिन चाचा जान भी बोल पड़े, सच सच बताओ कि तुम वहां पर किसी से मिलने के लिए जाते हो? कहीं यह वही लड़की तो नहीं जिसकी तुमने मदद की थी? मेरे चेहरे का रंग बदल गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरा घराना बहुत ज्यादा मजहबी था। वह मुझे इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं देते थे। अगर मैं उस लड़की का नाम ले लेता तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती। मैंने पहली बार चाचा और चाची से झूठ बोला था। मैंने उनको तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप वहां पर आने वाले लोगों से भी पूछ सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में मेरे ढाबे पर कोई भी लड़की नहीं आई। यह सुनकर वह दोनों मुतमिन नहीं हुए थे। उस दिन अब्बा भी मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे मेरे मामू की बेटी के लिए बात की थी। वह चाह रहे थे कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया था। मैं अभी शादी करने की पोजीशन में नहीं था, और अगर मैं इस बारे में सोचता भी तो फाइजा का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमने लगता था। वह प्यारी सी लड़की मुझे अपने दिल के बेहद करीब लगने लगी थी। उन दिनों मेरे साथ बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के वाकयात भी पेश आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उस दिन मैं शहर से वापस आ रहा था कि रास्ते में अचानक ही मेरी बाइक खराब हो गई। दरअसल चोरों ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ था। उधर मेरी बाइक खराब हुई थी और उधर 3-4 बाहर आ गए थे। उन्होंने हाथों में पिस्टल उठाई हुई थी। उन्होंने वह पिस्टल मेरे सर पर तान ली और मुझे कहने लगे कि तेरे जेब में जितने भी पैसे हैं वह हमारे हवाले कर दे। मैं उन्हें वह पैसे नहीं दे सकता था। दरअसल वह मैंने बैंक से निकलवाए थे। वह मेरी बहन के जहेज के लिए थे। अगर मैं उनको दे देता तो हम तबाह और बर्बाद हो जाते। मैंने इनकार किया तो एक आदमी आगे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह मुझ पर हाथ उठाता, उसका हाथ हवा में ही रुक गया था।
वह जोर जोर से चीखने लगा था, कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? मेरा हाथ छोड़ो। मैं भी परेशान हो गया और पीछे की तरफ हटकर खड़ा हो गया। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वह सारे चीखने चिल्लाने लगे थे। कोई उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। फिर देखते ही देखते वह सारे वहां से भाग गए। अब मैं इस जगह पर अकेला खड़ा था। मैं खौफ से अपने चारों तरफ देख रहा था, मगर वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर आ गया। पूरा रास्ता मैं इसी बारे में ही सोचता रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने चाची जान को इस बारे में बताया तो चाची जान ने प्यार से मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, शुक्र कर अल्लाह ताला ने तेरी गैबी मदद कर दी है। मैं भी मुतमईन हो गया था। इसके अलावा मेरे सारे काम खुद ब खुद ही होने लगे थे। चूंकि चाची जान अक्सर बीमार रहती थी, इसी वजह से मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने पड़ते थे। लेकिन आजकल जब भी मैं सुबह सोकर उठता था तो मेरे कपड़े पहले से ही इस्त्री होते थे। शुरू में तो मुझे लगा कि चाची जान कर देती हैं। एक दिन जब मैं बाहर गया तो चाची मुझे देखकर बोली, वाह शहजान, आजकल तो अपने सारे काम खुद ही करने लगा है। अब तो मुझे तुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि यह कपड़े मैंने इस्त्री नहीं किए, मुझे लगा था कि आपने इस्त्री किए हैं। यह सुनकर वह हंसने लगी। उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैं खुद भी शश-ओ-पंज में मुब्तला हो गया था कि यह आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उस दिन मैं मस्जिद के नीचे खड़ा था। ऊपर वह लोग मेंबर पर काम कर रहे थे। अचानक ही एक मोटा सा डंडा गिरा। बहुत से लोग मुझे देखकर चिल्लाए। उन्होंने मुझे साइड पर होने के लिए कहा। वह डंडा मेरे ऊपर गिरने के बजाय साइड पर जाकर गिर गया। यह मंजर बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। वह सब लोग हैरान रह गए थे। अब तो मुझे खुद भी शक होने लगा था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। लेकिन वह कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर वह कौन सी शख्सियत थी जो मेरी गैबी मदद कर रही थी, जो हर बार मुझे बचा लेती थी, जो मुझे मुश्किल से दूर रखती थी। जिन लोगों ने मेरे उधार देने थे वह सारे मुझे पैसे वापस करने के लिए आ गए थे। हालांकि एक शख्स था, मैं उसके पीछे पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ था, मगर वह मुझे एक फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। एक रात वह मेरे पास रोता हुआ आया। उसने मुझसे अपने मांझी के रवैये की माफी मांगी और सारे पैसे चुपचाप मेरे हाथों में रख दिए। लेकिन जाने से पहले वह बेचारगी से बोला था, खुदा का वास्ता है दोबारा उसको मेरे पास मत भेजना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो वह रोता हुआ वहां से चला गया। चाची और चाचा जान की तबीयत भी ठीक रहने लगी थी। अब तो घर के भी काम खुद ब खुद हो जाते थे। कभी कोई सहन में झाड़ू दे जाता था तो कभी बर्तन धुल जाते थे। मैं रोज हफ्ते के दिन अपनी मोटर बाइक धोता था। एक दिन जब मैं मोटर बाइक धोने के लिए बाहर निकला तो वह पहले से ही धुली हुई थी। अब मैंने इस बारे में अपने चाचा चाची को बताना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। मैं उन सब चीजों के बारे में जब फिजा को बताता तो वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा देती और मुझे कहती, यह भी तो हो सकता है कि किसी और मखलूक को तुमसे मोहब्बत हो गई हो। तो मैं उसकी बातें मजाक में उड़ा देता था। मैं उसे कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। भला मुझ में ऐसा क्या है जो किसी को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। उसने अपनी निगाहें झुका ली थी। तुम एक खूबसूरत और दिलकश मर्द हो, तुम किसी की भी पसंद बन सकते हो शहजान। उसने जज्बात से चूर लहजे में यह अल्फाज अदा किए थे और उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पहली बार मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मैं उसके लिए अपने दिल में जज्बात रखता हूँ। एक हैरत की बात यह भी थी कि वह रोज रात के वक्त ही मुझसे मिलने के लिए आती थी। कभी भी वह दोपहर में मेरे पास नहीं आई थी। मैं उससे वजह पूछता तो वह हमेशा यही कहती थी कि शहजान, मुझे अपने घर वालों की तरफ से इजाजत नहीं मिलती है। दिन के वक्त तुम्हारी दुनिया के लोग हर तरफ मौजूद होते हैं। मेरे बाबा जान फिक्रमंद होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वह लोग मुझे नुकसान पहुंचा दें। मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, तो वह धीमे से अंदाज में हंसने लगी और कहने लगी कि अभी ठीक वक्त नहीं आया, जब ठीक वक्त आएगा तो मैं तुम्हें सब बातों के मतलब समझा दूंगी। कश्मीर में बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला था। उस रात चांद पूरा था जब वह मेरे ढाबे पर आई थी। मैं न चाहते हुए भी अब रोज उसका इंतजार करता था। कभी वह आती थी और कभी नहीं आती थी। जिस दिन वह मुझसे मिलने के लिए न आती, उस दिन मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाता था। मैं पूरी रात सुकून से सो भी नहीं सकता था। बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था।
मुझे यही सोच सताती रहती थी कि वह कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी। वह ठीक तो होगी। अब मैं खुद से भी ज्यादा उसकी फिक्र करने लगा था। उस रात भी मैं उसको याद कर रहा था जब आसमान पर चांद पूरा था तो ढाबे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अब मैं अक्सर रात के वक्त उसी जगह पर ही सोता था ताकि अगर वह कभी देर से मुझसे मिलने के लिए आए तो खाली हाथ वापस न चली जाए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल डाला। उसने सफेद रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। अपने लंबे सियाह बाल उसने खुले छोड़े हुए थे जो कि हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों का रंग आज नीले रंग का था। मैं ठिठक कर रुक गया क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी आंखों का रंग तब्दील था। क्या तुम मेरे साथ पहाड़ों पर चलोगे? मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने कहा, रात का वक्त है, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें पहाड़ों पर जाना चाहिए। दादी जान कहती हैं कि इस तरह की वीरान जगहों पर आधी रात के वक्त आसमान से बलाएं उतरती हैं और वहां पर जिन्नात भी होते हैं। क्या तुम्हें जिन्हों से डर लगता है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे सवाल पूछा। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी थी। हाँ, मुझे डर लगता है। मैंने सुना है कि जिन्नात बहुत जालिम होते हैं। जब यह किसी एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ते जब तक कि यह उसको कब्र में नहीं उतार देते। मेरी बात सुनकर वह अपनी खनकती हुई आवाज में हंसने लगी थी। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी जो मेरे दिल को छू गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम जिन्नात बहुत अच्छे होते हैं। वह यह कहकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई थी जबकि मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा था। आज उसका अंदाज मुझे अलग लग रहा था। जिस तरह से वह बातें कर रही थी और जिस तरह से वह मुझे देख रही थी, यह सब कुछ मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। मैं उसके साथ छोटे छोटे कदम उठाकर ढाबे से बाहर निकल गया। हम लोग पहाड़ी सिलसिले की तरफ जा रहे थे। रास्ता खुद ब खुद ही बनता चला जा रहा था। मैं हैरान रह गया। आज से पहले मैंने यह रास्ता नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा तो वह मासूमियत से बोली, मैं ज्यादातर इसी जंगल में ही घूमती रहती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के सब रास्तों के बारे में पता है। ये बहुत आसान और छोटा रास्ता है। इससे हम जल्दी इस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां से चांद बहुत खूबसूरत नजर आता है। हम लोग उस पर चढ़ गए थे। वह मेरे पहलू में आकर बैठ गई थी। वह खामोशी से चांद को देख रही थी जबकि मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान चांद से भी खूबसूरत कैसे हो सकता है। जब उसने अपने चेहरे पर मेरी नजरों की तपिश महसूस की तो वह अपनी लरजती हुई खूबसूरत आवाज में बोली थी, मुझे इस तरह से ना देखो वरना मैं अपने होश और हवास खो बैठूंगी। आज उसकी आवाज गहरी थी और भारी थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। यूं लग रहा था जैसे वह रोती रही हो। मुझे उसके वजूद से अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं आधी रात के वक्त सोकर उठा तो मुझे अपने कमरे में उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। वह मुझे खिड़की में खड़ी नजर आई थी। उसकी बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी, इसी वजह से मैं उसके चेहरे को नहीं देख सका। मैं उसको पुकारना चाहता था मगर वह देखते ही देखते वहां से गायब हो गई थी। उस रात मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं भागकर बाहर निकल गया था। वहां पर भी उसकी खुशबू फैली हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। चाची जान तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी थी। उन्होंने जब मुझे बुखलाया हुआ देखा तो वह तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे बाजू को पकड़ते हुए बोली, अरे शैजान, क्या हो गया है? आधी रात के वक्त क्यों बुखलाया हुआ घूम रहा है? सब कुछ ठीक तो है? मैंने उन्हें खाली खाली नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखा और फिर नफी में गर्दन हिला दी। वह पूरी रात में सहन में ही टहलता रहा था। जब मुझे सुबह का सूरज नजर आया तब मैं अपने कमरे में गया। उस वक्त वहां से उसकी खुशबू गायब हो चुकी थी और आज जब मैं उसके करीब बैठा हुआ था फिर से वही खुशबू मुझे सता रही थी। क्या तुम कुछ दिन पहले मेरे कमरे में आई थी? न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने उससे सवाल पूछ डाला। उसने खाली खाली नजरों से मेरी आंखों में देखा था। जवाब देने के बजाय वह उलटा मुझसे पूछने लगी, शैजान, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम मेरे कमरे में आई थी लेकिन फिर तुम अचानक वहां से गायब कैसे हो गई? आखिर तुम कौन हो? जो बातें काफी दिनों से मुझे सता रही थी, जो बातें मुझे परेशान कर रही थी, वह मेरी जबान पर आ गई थी क्योंकि यह बात तो कंफर्म थी कि मेरी जिंदगी में उसी वक्त ही तब्दीलियां आना शुरू हुई थी जब फिजा ने मेरी जिंदगी में कदम रखा था। जिस तरह के वाकयात मेरे साथ पेश आ रहे थे मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता था और आज इसी वजह से मैं उससे सवाल कर रहा था। वह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी और मैं बिल्कुल ऐसे ही गायब हुई थी। यह कहकर वह वहां से गायब हो गई।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। पहले जो चांद मुझे खूबसूरत लग रहा था, अब मुझे उस चांद से भी खौफ महसूस होने लगा था। यूं लग रहा था जैसे इस चांद में दरार पड़ गई हो। तुम कौन हो? मैं ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला। मैं एक झिंजादी हूं। मुझे अपने अकब से आवाज सुनाई दी थी। अब वह मेरे पीछे खड़ी होती रहती थी। उसकी आंखें चमकने लगी थी। वहां पर लाल रंग की रोशनी थी। मैं एक शहंशाह जिन्नात की बेटी हूं। मैं उस रात मुश्किल में थी। एक बहुत बड़ा आमिल मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह मुझे कैद करना चाहता था। मैं भूखी थी, काफी अरसे से सफर कर रही थी। मैं बेयारो मददगार थी। मुझे पनाह की जरूरत थी। उस रात तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी रहमदिली और तुम्हारी नेकी नियति की वजह से मेरा दिल तुम पर आ गया। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो शहजान। तुम बाकी इंसानों की तरह जालिम नहीं हो। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुमने बाकी लोगों की तरह मुझे तन्हा देखकर मेरी तन्हाई का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुमने तो नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। तुमने तो अपना गर्म लिहाफ भी मेरे हवाले कर दिया था। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकती, और तुम्हारी यही अदा मेरे दिल को जाकर लगी है। जिनजादी की बातें सुनकर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। अचानक ही मेरा पांव लड़खड़ाया। इससे पहले कि मैं पहाड़ी से नीचे गिरता, मैं यकदम ही हवा में ही रुक गया। उस झिंजादी ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा ने मुझे जमीन पर उतार दिया। मैंने हैरानगी से सर उठाकर देखा। वह पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी और मैं पहाड़ी के नीचे मौजूद था। तो यह वही थी जो इतने अरसे से मेरी मदद करती आ रही थी। इसी ने ही मेरी बहन के जेवरात में सोने के कीमती जेवर शामिल किए थे। इसी ने मेरी माँ के पैसों को डबल किया था। इसी ने मेरी चाची जान के घुटनों का दर्द खत्म किया था, जो रोज मेरे चाचा के पास भेष बदल कर आती थी। लेकिन मसला यह था, वह इंसान नहीं थी, वह एक जिन्नजादी थी, जबकि मैं मौलवी का बेटा था। मैं नेक और 5 वक्त का नमाजी तो नहीं था, मगर मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था और मैं जानता था कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वह नीचे आ गई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दो। जो एहसान तुमने मुझ पर किया है, मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। वह मेरी आंखों में देखकर दो टुक अंदाज में बात कर रही थी। मैंने न चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला दी। न जाने क्यों मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे छोड़कर जाए। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी यह ख्वाहिश थी कि वह सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ ही रहे। बिलाशुबह हम लोगों में कोई रिश्ता मौजूद न हो। मैंने जब उसे इजाजत दी तो वह धीमे से अंदाज में मुस्कुराने लगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ घर वापस आ गया था। मुझे कभी भी किसी औरत की जात में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। कोई भी औरत मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी थी, मगर यह लड़की मेरे दिल को भा गई थी। फिजा, तुम में ऐसा क्या है जो बाकी किसी में नहीं है? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए सरसराते हुए लबों से यह अल्फाज अदा किए थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है और यही चीज मुझे खास बनाती है। उसी वक्त ही मेरे कानों में सरगोशी हुई थी। मैंने दाएं जानिब देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उस रात मैं घर वापस आया तो सुबह तक इसी बारे में ही गौर व फिक्र करता रहा। अगली सुबह मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर वह मेरे ढाबे पर नहीं आई थी। दिन हफ्तों में गुजर गए थे और हफ्ते महीने में तब्दील हो गए थे। मैं दिन अपनी उंगलियों पर गिन रहा था। उसे यहां से गए हुए 3 महीने और 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में मेरी हालत खराब रहने लगी थी। मैं एक मजबूत असाब का मालिक इंसान था। मैं ताकतवर मर्द था, लेकिन उसकी जुदाई ने मुझे कमजोर बना दिया था। मुझे उसकी फिक्र हर वक्त ही सताती रहती थी। मुझे डर था कहीं ऐसा न हो वह किसी आमिल के हत्थे छड़ जाए। उसकी जुदाई में मैं बीमार रहने लगा था। मेरी सेहत गिरती चली जा रही थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे थे। जो भी शख्स मुझे देखता था पहले हैरान हो जाता था, यार ये तूने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। दोस्त मुझे देखते तो वह मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे कहते थे, लगता है कि तुझे इश्क हो गया है। और उनकी बातें सुनकर मैं अपना सर झटक कर रह जाता। मैं उन्हें क्या बताता कि यह इश्क नहीं था, यह तो आदत थी जो मेरे दिल को खा रही थी। उस झिंजादी को देखने की आदत, उस झिंजादी से बातें करने की आदत, उसके साथ वक्त गुजारने की आदत। इस आदत ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। आज मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था।
दूल्हे वाले बारात लेकर आ चुके थे। मैं खाने वगैरह के इंतजामात देख रहा था जब अचानक एक खूबसूरत नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही प्यारी और दिलकश लड़की खड़ी थी। मुझे उसे पहचानने में सिर्फ चंद सेकंड ही लगे थे। यह वही झंझादी थी। आज वह सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर शख्स को नजर आ रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया। मैंने उसके हाथ पकड़ने चाहे तो उसने अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए थे। यह तुम क्या कर रहे हो? सब लोग हम लोगों को ही देख रहे हैं। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो बहुत से लोगों की नजरें हम लोगों की तरफ उठी हुई थी। यहां तक कि मेरी चाची जान भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं इंसानी रूप में तुम्हारे पास आई हूं। मुझे यहां पर तुम्हारे कुछ मसले हल करने थे, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जबकि मैं उससे शिकायत करने लगा, तुम इतने अरसे से कहां पर थे? तुम मुझे यूं अचानक से छोड़कर क्यों चली गई? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। तो उसने अपनी निगाहें झुका ली थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। मुझे माफ कर दो, मुझे यूं अचानक से नहीं जाना चाहिए था, मगर मैंने जो कुछ भी किया हम लोगों के लिए ही किया है। चलो अब स्टेज पर चलते हैं, मैंने तुम्हारी बहन से मिलना है। मैं उसके साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया था। झंझादी ने मुझे बताया कि वह सिर्फ मुझे अपने असली रूप में नजर आ रही थी, बाकी सब लोगों को वह किसी और रूप में दिखाई दे रही थी। उसने मेरी बहन की नंद को जादू से अपने काबू में किया था। इसी वजह से नंद ने सब लोगों को यही बताया था कि फिजा उसकी सहेली है। मैं उसकी चालाकी पर न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मैं और वह दोनों मेरी बहन के पहलू में बैठे थे। वह दाएं जानिब बैठी थी और मैं बाएं जानिब बैठा था। अचानक ही कैमरे वाला वहां पर आ गया। कैमरे वाले को देखकर फिजा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह उठकर जाने ही लगी थी कि मेरी बहन ने मजबूती से उसकी बाजू पकड़ ली। अरे आप कहां पर जा रही हैं? हमारे साथ एक तस्वीर खिंचवा लें। मैंने भी आंखों ही आंखों में उसे पुरसुकून होने का इशारा किया। कैमरामैन ने तस्वीर खींची थी, लेकिन अगले ही लम्हे वह लहराकर जमीन बोस हो गया था। झंझादी के चेहरे पर भी खौफ के तासुरात फैले हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यूं अचानक से क्या हो गया है। कैमरेमैन के साथ जो लड़का आया था वह उसको अपने साथ घसीट कर ले गया था। तुम इतनी डर क्यों गई थी? सिर्फ एक तस्वीर की ही तो बात थी। तब उसने मुझे बताया कि तस्वीर में उसका असल चेहरा नजर आ रहा था। इसी वजह से वह कैमरामैन डर कर बेहोश हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बहुत खौफनाक हो? तो वह धीमे से अंदाज में हंसते हुए बोली, तुम मेरी झलक नहीं देख पाओगे। कैमरामैन ने भी सिर्फ एक छोटी सी लकीर देखी है, वरना अगर वह मेरा पूरा चेहरा देख लेता तो उसका दिल बंद हो जाता और वह जान से चला जाता। उस रात मैंने झंझादी से जिद की थी कि मैं तुम्हारा असल चेहरा देखना चाहता हूं। उसने मुझे कहा कि मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी थी। अचानक ही उसकी आंखों में आग के शोले लपकने लगे थे और फिर जो चेहरा मुझे नजर आ रहा था वह देखकर मेरी रूह फना होने लगी थी। मेरा पूरा जिस्म तपने लगा था। मैं खौफ से लहराकर जमीन पर गिर गया। अभी मैंने सिर्फ 2 आंखें ही देखी थी। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं देख पाया था और मेरी यह हालत हो गई थी। जब दोबारा से मैं होश की दुनिया में आया तो वह मेरे सिराहने पर बैठी हुई थी और ठंडे पानी की पट्टियां मेरे सर पर रख रही थी। तुम ठीक तो हो? उसने प्यार से मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। मैंने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि जिद मत करो, क्योंकि बाद जिदें इंसान को पछताने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में थाम लिए थे। तुम ये ना सोचो कि मैं पछता रहा हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि तुम्हारा असल चेहरा तुम्हारे इस चेहरे से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैंने जज्बात से चूर लहजे में कहा। उसी वक्त ही बाहर से दरवाजा खटकने की आवाज सुनाई दी थी। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो और किसी से बातें कर रहे हो? वो मेरा कजन था। दरअसल आधे से ज्यादा रिश्तेदार रहने के लिए हमारे घर आए हुए थे। मैंने उसे टाल दिया कि यह तेरी गलतफहमी है, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा। उसके बाद मैं इत्मीनान से बेड पर लेट गया था। मेरी बहन का वलीमा हो चुका था, लेकिन 2 ही दिनों के बाद वह रोती हुई घर वापस आ गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ धोखा किया था। वो धोखेबाज लोग थे। उन्होंने सारा जेवर और हर चीज छीन ली थी और मेरी बहन को धक्के देकर उसके घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी वजह से मैं झंझादी से भी लड़ा था। मैंने उसे कहा कि तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि वह लोग धोखेबाज हैं? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं कभी भी अपनी बहन की शादी वहां पर न करता। वह धीमे से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली,
कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी बहन के हक में बेहतर था। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग गुस्से से खौलने लगा था। मेरी बहन लूटी पुटी घर वापस आई थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन लोगों ने न सिर्फ उससे धोखा किया था बल्कि उसको मारा भी था, जबकि जिनजादी मुझे पुरसुकून होने का इशारा कर रही थी। मैंने इस जिनजादी पर बहुत गुस्सा किया था। वह वहां से गायब हो गई थी। उसके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिलहाल मैं उसको नहीं मना सकता था। फिलहाल मुझे अपनी बहन को संभालना था, जो लुट गई थी, बर्बाद हो गई थी। 2 दिन इसी कश्मकश में ही गुजर गए थे। तीसरे ही दिन मेरी बहन के लिए एक और रिश्ता आ गया। हम सब लोग हैरान और परेशान हो गए थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। दरअसल ये वही लोग थे जिसने मेरी बहन को उसके शौहर की हकीकत के बारे में बताया था। ये औरत बरसों से उसके पुराने शौहर के मोहल्ले में रह रही थी। अगर वह मेरी बहन को न बताती तो मेरी बहन को वह लोग बेच देते, और अब वह औरत अपने बेटे से मेरी बहन की शादी करवाना चाहती थी। उसका बेटा बहुत ही अमीर इंसान था। वह लोग करोड़पति थे। उस औरत को पहली ही नजर में मेरी बहन बहुत पसंद आई थी और उसको यह भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह तलाक याफ्ता है। अम्मा ने उनसे वादा किया कि इद्दत के फौरन बाद ही हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। मेरी बहन ने वावेला मचाया तो मैंने अम्मा को कह दिया, अगर इसकी मर्जी नहीं है तो आप इसके साथ जबरदस्ती ना करो। उस शाम वह झिंझादी दोबारा से मुझसे मिलने के लिए आई थी। अगर तो मैं इस बारे में बता देती तो तुम्हारी बहन कभी भी उस शख्स से न मिल पाती जो तुम्हारी बहन के लिए बना हुआ था। वह करोड़पति इंसान तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखेगा। वह दिल का अच्छा और नेक है। मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने उसे अपने रवैये की माफी मांगी तो वह बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती हूँ। उसने मुझे कहा कि वह मेरा एक छोटा सा इम्तिहान लेगी। अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो गया तो वह सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, लेकिन अगर मैं नाकाम हुआ तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। मैंने उसे बताया कि मुझे मंजूर है। अब मैंने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। चाय का ढाबा मैंने छोड़ दिया था। अब वह ढाबा मेरे मामू के बेटे देख रहे थे। मैंने कपड़ों की एक दुकान खोली थी। वह दुकान बहुत ज्यादा चल रही थी। दूर दूर से ग्राहक मेरी दुकान पर आते थे। उनमें से कुछ ग्राहक तो ऐसे थे जो मुझे इस दुनिया के लगते ही नहीं थे। बदले में वह मुझे पैसे नहीं बल्कि कीमती हीरे देकर जाते थे। जिनजादी ने बाद में मुझे बताया कि ये उसकी दुनिया के लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि एक हीरे की कीमत करोड़ों के बराबर होती थी। मैं बहुत अमीर हो गया था। इसके अलावा मैं बहुत मगरूर भी हो गया था। मैं खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा था। मुझे लग रहा था अब मेरे पास पैसा आ गया है, मैं जो दिल में आए वह कर सकता हूँ। हालांकि मेरे अब्बा जान मुझे समझाते थे कि गरूर बहुत ही बुरी चीज है, ये इंसान को डुबो देता है। तकब्बुर कभी भी मत करना। जैसे ही मेरे पास पैसा आया मैं अय्याश भी हो गया था। इस इलाके की सारी खूबसूरत औरतें मेरे आगे पीछे घूमती थीं। जिन औरतों ने कभी अपना नकाब नहीं उतारा था वह मेरे सामने आकर अपना नकाब उतारकर मुझे अपना चेहरा दिखाती थीं। वह यह सोचती थीं कि हो सकता है मैं उनसे शादी कर लूं। एक बार मेरी दुकान में एक औरत आई। वो बहुत हसीन थी। इससे ज्यादा हसीन औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह तो उस जिनजादी से भी ज्यादा प्यारी थी। मेरा दिल बेईमान होने लगा था। मैंने अपनी निगाहें झुकाने की कोशिश की मगर नहीं झुका सका। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि वह औरत वहां पर मेरा इम्तिहान लेने के लिए आई है। अगर मैं इस इम्तिहान में फेल हो गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह मेरे सामने आकर बैठ गई थी। उसने मुझे कपड़े दिखाने के लिए कहा। वहां पर जितने भी कीमती कपड़े थे मैंने उसके सामने खोल कर रख दिए थे। बार बार वह जिनजादी मेरे जहन में आ रही थी। बार बार मैं उसको नजरअंदाज कर रहा था और उस औरत के चेहरे को घूरे चला जा रहा था। फिजा मुझे बताकर गई थी कि वह अपनी दुनिया में वापस जा रही है और कुछ दिनों के बाद वापस आएगी। मुझे पता था कि वह यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैं अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था। सामने बैठी उस औरत ने मुझे कहा कि मुझे एक नीले रंग का सूट चाहिए। मैंने वह सूट उसके सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए? तो वह मायनी खेज नजरों से मेरी आंखों में देखने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी। मैंने अपनी निगाहें फिर से झुकाने की कोशिश की लेकिन मेरी निगाहें उसकी आंखों में जम गई थी। आप मुझे अच्छे लगे हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई और मौजूद है या फिर आप किसी और से मोहब्बत करते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो मुझे बता दें क्योंकि मैं आपको शादी का पैगाम देना चाहती हूँ। वह एक एक लफ्ज पर जोर दे रही थी।
उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी मालूम हो रही थीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उसको इनकार नहीं किया था। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है और न ही मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। उधर मुझे फिजा से ज्यादा खूबसूरत औरत मिली थी और उधर मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मैं एकदम से ही मतलबी बन गया था। उस वक्त उस औरत के गिर्द सफेद रंग का धुआं छाने लगा। जब वह धुआं खत्म हुआ तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि फिजा जिन्नजादी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हारे सामने दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत भी आ जाती है तब भी तुम उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखोगे, मगर तुम धोखेबाज निकले। तुम अपने इम्तिहान में फेल हो गए हो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं तुमसे नाराज हो गई हूं। अब तुम मुझे पुकारते रहोगे तब भी मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं और इसके साथ ही यह सब कुछ भी तुमसे छिन जाएगा। मैंने उसको रोकना चाहा मगर वह वहां से गायब हो गई थी। उस दिन के बाद मेरे बुरे हालात शुरू हो गए थे। मेरा कारोबार ठप्पे हो गया था। मुझसे सब कुछ छिन गया था। मेरी वह हालत बन गई थी कि मैं फिर से ढाबे पर काम करने लगा था और अब मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं। मैं उसी ढाबे पर ही काम कर रहा हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, मगर मेरी नजरें अभी भी उस जिनजादी की मुंतजिर रहती हैं जो मेरी जिंदगी में खूबसूरत हवा के झोंके की तरह दाखिल हुई थी, लेकिन जाते हुए मुझसे मेरा सब कुछ लेकर चली गई। मेरी एक गलती ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी को खास बनाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। जिन दोस्तों ने अपना नाम भेजकर मुझे प्यार दिया, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेहंदी हसन, सबरीन और वसीम, आसमीन और रियान समरीन, मोहम्मद आजम, अबीदा बेगम, अनम खान, मोहम्मद इस्ताखार, नेहा शेख, दीप, सपना, आयशा, सबा परवीन और आसिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आपका प्यार ही मेरी कहानियों की असली ताकत है और जैसा कि मैंने वादा किया था, आप सबके नाम आज की कहानी में शामिल किए गए हैं। इंशाअल्लाह अगली कहानियों में भी आप सब ऐसे ही शामिल रहेंगे।